The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले हम एक गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं। कल जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव वाली खबर में हमने धारा 35A को गलती से 53A कह दिया था। इस चूक के लिए हमारी टीम आपसे माफ़ी चाहती है और उन दर्शकों का हम शुक्रिया करते हैं अदा जिन्होंने कमेंट बॉक्स में इस गलती पर हमारा ध्यान दिलाया। अब आज की दुकान शुरू करते हैं। पिछले कई दिनों से आंकड़े ये कह रहे थे कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले अब कम हो रहे हैं, ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब बाजी एक बार फिर पलटती नजर आ रही है। पहले दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत देश के कई हिस्सों से मामले बढ़ने की खबरें आई और अब ये ट्रेंड पूरे देश के आंकड़ों में भी नजर आने लगा है। तो बड़ी खबर में आज बात होगी कि मार्च से नवंबर के बीच कोरोना संक्रमण को लेकर अलग अलग पाबंदियां थोपने के बावजूद सरकार एक बार फिर कोरोना के सामने बेबस क्यों नजर आ रही है। लेकिन पहले आप देखिए ये वीडियो। ये वीडियो हमने खास न्यूज़ प्रोड्यूसर्स के लिए दिखाया है। न्यूज़ प्रोड्यूसर्स मतलब मेरे पेशे के लोग जो समाचार तैयार करते हैं और उनके लिए तस्वीरें और विजुअल्स निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं। जब जब सर्जिकल स्ट्राइक या एलओसी पर सेना के किसी ऑपरेशन की बात होती है तब तब ये वीडियो समाचार चैनलों पर दिखाया जाने लगता है। लोग इसे ट्विटर, फेसबुक और जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी शेयर करते हैं। देखने पर लगता है कि शेयर करने वाला उस वक्त कैमरा लेकर सीमा पर खड़ा था जब सेना ने ऑपरेशन किया। यही हुआ 19 नवंबर को, यानी कि कल, जब अचानक ये खबर चल पड़ी कि सेना ने नियंत्रण रेखा के पार टेरर लॉन्च पैड्स पर एक बार फिर कार्रवाई की है। ये खबर ट्विटर से टीवी पे गई और फिर वायरल हो गई। सेना ने लगभग तुरंत इस बात का खंडन कर दिया, लेकिन तब तक ये वीडियो फिर से इंटरनेट पर छा गया था। इस बात का गोद न बना लीजिए कि ये वीडियो सेना के किसी ऑपरेशन का नहीं है, बल्कि आर्मा 2 नाम के एक वीडियो गेम का है। ऑल्ट न्यूज़ जैसे फैक्ट चेकर्स ने 1.5 साल पहले ही ये बता दिया था कि ये क्लिप एक गेम की है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं, खासतौर पर न्यूज़ प्रोड्यूसर्स। उनसे हमारा निवेदन है कि फाइल वीडियो निकालें, उस पर लिखें फॉर रिप्रेजेंटेशन या फिर फाइल कैसे लिखते हैं ये हमारे टीम आपको दिखा रही है स्क्रीन पे। और कम से कम ये वीडियो यूज़ ना करें जब भी सेना के किसी ऑपरेशन का आपको पैकेज काटना हो। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। 19 नवंबर को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव के साथ सभी खुफिया एजेंसियों के अफसर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आतंकी 26/11 की बरसी पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और पेशेवर तरीका प्रदर्शित किया। उनकी सतर्कता के कारण जम्मू कश्मीर में ज़मीनी स्तर के लोकतांत्रिक प्रयासों को ख़त्म करने के एक नापाक साजिश को हराया गया है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों का एनकाउंटर और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी ये संकेत देती है कि साजिश को एक बार फिर विफल कर दिया गया है। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। हाथरस जा रहे केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत के मामले में यूपी सरकार ने आज जवाब दाखिल किया। यूपी सरकार का कहना है कि सिद्दीक कप्पन पत्रकारिता की आड़ में हाथरस जा रहे थे कानून व्यवस्था बिगाड़ने। यूपी सरकार का कहना है कि कप्पन जिस अखबार के पत्रकार होने की बात कह रहे हैं वो 2018 में ही बंद हो गया था। कप्पन पीएफआई के सचिव हैं और वे पत्रकारिता की आड़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए हाथरस जा रहे थे। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि यह पूरी तरह से गलत खबर है कि कप्पन को न तो परिवार के सदस्यों और न ही वकीलों से मिलना दिया जा रहा है। अभियुक्त के किसी भी पारिवारिक सदस्य ने मिलने के लिए आज तक
जेल अधिकारियों से संपर्क नहीं किया। किसी वकील ने भी जेल प्रशासन से सिद्दीक कप्पन द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा के लिए संपर्क नहीं किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कप्पन के वकील से मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। स्वतंत्र पत्रकार सिद्दीक कप्पन को यूपी पुलिस ने 5 अक्टूबर को हाथरस जाते समय 3 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। यूपी पुलिस ने कप्पन और उनके साथियों पर यूएपीए और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। कप्पन की गिरफ्तारी को केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हो रही रिपोर्टिंग को लेकर भी नाखुशी जाहिर की है। तीसरी सुर्खी मध्य प्रदेश से है, अजीब वजह से बनी है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। चूंकि मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि सीएम साहब कोरोना संक्रमण पर कुछ बोलेंगे। भोपाल में आज एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 425 केस सामने आए हैं, जबकि इंदौर में भी 300 के करीब केस आए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के गुपकर गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध लिया। उन्होंने सवालिया अंदाज में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस के नेता आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के समाप्त होने का विरोध कर रहे हैं। मैडम सोनिया गांधी इस बात का लोगों को जवाब दें। आखिर कांग्रेस हमेशा देश विरोधी ताकतों के खिलाफ क्यों खड़ी होती है? क्या कांग्रेस गुपकर अलायंस के साथ है? ये स्पष्ट करें। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के डर के पीछे हम जीवन में सामान्य होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना है कि सामान्य होने नहीं देता। एक बार फिर कोरोना मरीजों के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। पुराने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। पिछले 47 दिनों से लगातार ऐसा हो रहा था कि कोरोना के नए मरीजों के बजाय ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा थी, यानी देश के कुल एक्टिव केसेस की संख्या घट रही थी। लेकिन 47 दिनों बाद पिछले 24 घंटों में ये रिकॉर्ड टूट गया है। गुरुवार यानी कि 19 नवंबर को कोरोना के 45,882 नए केस रिकॉर्ड किए गए, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या है 44,807, यानी 1,075 मरीज देश में और बढ़ गए, जबकि सितंबर के तीसरे हफ्ते से संख्या घट रही थी लगातार। इसी हफ्ते से सोमवार को नए मरीजों की संख्या 30,548 थी, तो ठीक हुए मरीज 43,851 थे। साफ संकेत हैं कि 2 महीने बाद देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने के संकेत हैं। अब देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 90 लाख के पार पहुंच गई है और इनके 5% से भी कम 4,43,794 एक्टिव केसेस हैं। 93.6% मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और 1.47% यानी 1,32,162 लोगों की मौत हुई है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में मरने वालों का परसेंटेज थोड़ा कम है, लेकिन अब बड़ी चिंता की बात सेकेंड वेव हो सकती है, यानी दूसरी लहर। यूरोप और अमेरिका में हालात उसी तरफ बढ़ रहे हैं जैसे अप्रैल और मई में थे। अमेरिका में गुरुवार को 1,88,000 नए मामले आए और मई के बाद पहली बार एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा 2,000 के पार चला गया। दुनिया के हालात चिंताजनक हैं और काबू पाने के लिए कई देश पहले वाले रास्ते पर ही लौट रहे हैं, यानी लॉकडाउन। यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया है और अब ऑस्ट्रेलिया में सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन क्या कर्फ्यू की तरह ही माहौल है वहाँ पे। 6 दिनों के लॉकडाउन में ज़रूरत का सामान लेने के लिए भी हर घर से कोई एक व्यक्ति ही बाहर निकल सकेगा, वो भी दिन में एक बार ही, और 6 दिनों में वही एक व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा। स्कूल, कॉलेज, बाजार, कैफे, पब्स सब बंद रहेंगे। 6 दिन के बाद भी सरकार चीज़ों को पूरी तरह से खोल देने के मूड में नहीं है। वहाँ के लोकल प्रशासन का मानना है कि केसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सेकेंड वेव अभी पूरी तरह से नहीं आई है। अभी भी अगर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लिए जाएं तो सेकेंड वेव को रोका जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, अमेरिका की तरह ही भारत में भी केस बढ़ रहे हैं, तो क्या ये मान लेना चाहिए कि भारत में सेकेंड वेव शुरू हो गई है? पूरे देश के लिहाज से अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। 47 दिन के केस लोड कम होने के बाद सिर्फ एक दिन ही आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि सेकेंड वेव आ सकती है। केरल और दिल्ली जैसे राज्य दूसरी और तीसरी वेव से गुजर रहे हैं। अभी इन 2 राज्यों में ही सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं। वैसे ये जांच का विषय है कि इन्हीं राज्यों में केसेस आ रहे हैं या इन्हीं राज्यों में ढंग से टेस्टिंग हो रही है। 7,500 दिल्ली में मामले आए और केरल में 5700। अब ऐसे ही संकेत राजस्थान से भी मिल रहे हैं। राजस्थान में गुरुवार को 2,559 कोरोना के मामले आए, जो अब तक के लिए रिकॉर्ड है। जयपुर शहर में भी दूसरी बार मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। यानी जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं, जैसी आशंका जताई गई है। वैसे अभी इस चीज़ को समझा जा रहा है कि क्या मौसम का
कोरोना संक्रमण पर कोई खास असर है कि ठंड के साथ ही ये बढ़ रहा है या इसकी कोई दूसरी वजह है, अभी बहुत अच्छे से हम जानने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और इससे निपटने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ अभी सबसे ज़्यादा मुश्किल में दिल्ली नज़र आ रही है। दिल्ली में इसी महीने में एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामलों का रिकॉर्ड बना और एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतों का रिकॉर्ड भी इसी महीने में बना। तो दिल्ली में हालात काबू से बाहर क्यों हो गए, इस बारे में एलएनजेपी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार कहते हैं कि त्योहारों में भीड़ जुटने की वजह से नियम नहीं माने गए और केसेस बढ़ गए। प्रदूषण की वजह से भी मामले बढ़े हैं, ये उनका मानना है। डीएमसी के सचिव गिरीश त्यागी भी बढ़ते केसेस के लिए बाजारों में भीड़ और त्योहारों को जिम्मेदार बता रहे हैं। राहत की बात यह है कि अब दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले पॉजिटिव केसेस कुछ कम हुए हैं। गुरुवार को 7,546 पॉजिटिव केस आए। 10 दिन पहले 10 नवंबर को 8,593 केसेस थे। 7 नवंबर को करीब 15% पॉजिटिविटी रेट था, जो गुरुवार को घटकर 11% से थोड़ा नीचे आया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज बताया कि अब केस कम हो रहे हैं। सुनिए। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 7 नवंबर को 15.26% पॉजिटिविटी रेट था, जो आज घटकर 11% से थोड़ा नीचे है। और सबसे ज़्यादा जो केस आए थे वो 10 नवंबर को 8,593 आए थे। तो सारे केसेस भी धीरे धीरे नंबर ऑफ केसेस भी कम हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि पॉजिटिविटी, जो कि 7 तारीख को 15% से भी ऊपर थी, वो घट के 11% से नीचे आ गई है। और ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेटर है कि धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को, हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सभी को धन्यवाद देता हूं कि सब लोग इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत से काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से फिर से मैं कहना चाहूँगा कि घर से जब बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। केस कम हो रहे हैं, लेकिन अभी जितने केस हैं उनसे भी दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। ज़्यादातर अस्पतालों में कोविड बेड्स फुल हैं। अभी तक 90 निजी अस्पतालों में 50% बेड्स कोविड के लिए रिजर्व थे, उन्हें बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। 42 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू के 80% बेड्स को रिजर्व कर दिया गया है। इसके अलावा शुक्रवार से दिल्ली में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया गया है। आज से हाउस टू हाउस कोरोना का सर्वे किया जा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में हालात से निपटने के लिए इस सर्वे का फैसला लिया गया था। कोरोना रोकने के लिए दिल्ली में ये अब तक का सबसे बड़ा सर्वे होगा। सर्वे में दिल्ली की स्वास्थ्य विभाग की टीमें 13 से 14 लाख घरों में जाएंगी। दिल्ली के 11 जिलों में तकरीबन 57 लाख लोगों यानी 1/4 आबादी का सर्वे होगा। सर्वे कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। हर टीम में 2 से 5 लोग होंगे। कुल 9,500 यानी 9,500 टीम होंगी। ये टीमें घनी आबादी और कंटेनमेंट जोन में रहने वाली लोगों के सैंपल्स लेंगी। फिलहाल दिल्ली सरकार एक पॉजिटिव मामला सामने आने पर उसके संपर्क में आने वाले 16 लोगों की फ़ोन पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। इस सर्वे टीम को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम फेस टू फेस करना होगा। जिन घनी आबादी वाले इलाकों में संक्रमण और कॉन्टैक्ट की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। और ये टीमें ये भी तय करेंगी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट से जो लक्षण वाले लोग नेगेटिव आए हैं, उनका RT-PCR टेस्ट भी करवाया जाए। दिल्ली सरकार और केंद्र मानते हैं कि इस मुहिम से संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। अब एक खबर वैक्सीन से जुड़ी भी जान लीजिए। भारत बायोटेक और PGI रोहतक की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। यहाँ पर 3rd फेज कोरोना वैक्सीन का परीक्षण शुरू हो गया है और सबसे पहले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीन की डोज अंबाला में ली है। हालांकि ये परीक्षण अलग अलग उम्र और कैटेगरी में देश भर के 25,800 लोगों पर किया जाएगा। इसकी शुरुआत अंबाला से हुई है। PGI रोहतक के मुताबिक 2 राउंड के सफल परीक्षण के बाद अब तीसरे फेज की शुरुआत की गई है। इससे पहले एनिमल और ह्यूमन ट्रायल हो चुके हैं, जिसके परिणाम बहुत ही अच्छे रहे हैं। और अब तीसरा राउंड अगर सफल होता है तो जल्द से जल्द 1 महीने के भीतर ये कहा जा रहा है कि मास लेवल पर वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। वैसे ये डिपेंड करता है कि रिजल्ट्स कैसे रहते हैं और जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरुआत में वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है। वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, लेकिन जब तक नहीं आती है तब तक मास्क ही वैक्सीन है। मास्क ज़रूर पहन के रखिए। दिल ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।